जय श्री राम एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का बेटा लॉ के सब्जेक्ट का पार्टनरशिप की यूनिट थर्ड। पार्टनरशिप का एक चैप्टर है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में 2 यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली हैं। वन इज़ नेचर ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड इज़ आपका रजिस्ट्रेशन। आज हम तीसरी यूनिट करने जा रहे हैं। तीसरी यूनिट है हमारी रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत क्रिस्प है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने आने वाले अब 1 घंटे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करिएगा इस चैप्टर पे। आपको अगले 1 आवर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करते हैं, बाकी हमारा 1 आवर लगता है या 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, ये हम देखते हैं अभी क्या होता है। चैप्टर का नाम है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, राइट। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में थोड़ा सा देखा भी था। पहले हम मोटा माटी कवर कर लेते हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में हमारा क्या क्या कवर होगा। बेटा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में चैप्टर हमें कवर कराएगा राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात जो राइट एंड ड्यूटीज़ होती है वैसे वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, पर जब डीड साइलेंट हो तो क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। और उसके अलावा जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर के, सारे पार्टनर्स के मिलकर क्या राइट है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आगे हमने रिन्यू ना किया हो, चेंज ना किया हो, रेटिफाइड नहीं किया हो, तो क्या राइट एंड ड्यूटीज़ है, राइट। फिर पार्टनर एज अ एजेंट कैसे काम करेगा, इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ क्या है पार्टनर की, और पार्टनर्स की लाइबिलिटी कहाँ तक है, और माइनर एज अ पार्टनर। ये कुछ टॉपिक्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर। राइट, यस, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सेक्शन 9 to 17 कवर करता है राइट एंड ड्यूटीज़ को। बेटा आप देख पा रहे होंगे द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर यूजुअली गवर्न बाय द एग्रीमेंट। मैं थोड़ा सा आज स्पीड में चलूँगा क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी है और अब आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। और लेकिन इतना भी स्पीड नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे आपको समझ नहीं आता वहाँ पे आप बिल्कुल पॉज करके फिर दोबारा से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो बेटा म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ पार्टनर की जनरली एग्रीमेंट में लिखी होती है। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वहाँ पर मेंशन होती हैं पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, राइट। आपको ये क्लियर हो रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये नॉर्मली कहाँ पर लिखा होता है हमारा एग्रीमेंट में। 1 मिनट रुकिए। यस, कहाँ पर लिखा होता है हमारे एग्रीमेंट्स में। अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट ना हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट ना हो तो इनके रिलेशन एक दूसरे को जो गवर्न होते हैं वो सेक्शन 9 to 17 में गवर्न होते हैं बेटा। फिर सेक्शन 9 to 17 बताएंगे पार्टनरशिप के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। अगर डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिख रहा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिख रहा, राइट। तो राइट ऑफ पार्टनर्स हम शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले कह रहे हैं पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ध्यान में रखना ही है। अगर पार्टनर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो बात अलग है, अदरवाइज नंबर 1 पहला राइट क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर का राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करना। बेटा हर पार्टनर का बिल्कुल इक्वल राइट है बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हर पार्टनर को कंप्लीट राइट है कि वो इंटरफेरेंस कर सकता है, वो मैनेजमेंट में कहीं भी कंसल्ट कर सकता है, कंडक्ट में पार्ट ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर आपस में एक दूसरे को एग्री कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का वर्क एक दूसरे को बता सकते हैं, कौन करेगा क्या करेगा, और एग्री कर सकते हैं पेमेंट टू पार्टनर्स बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता है, देखिए सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री का। मैं नीरज मित्तल क्लासेस का फाउंडर हूँ, नीरज मित्तल क्लासेस को मैं चला रहा हूँ। बेटा मैंने कोई सब्जेक्ट खुद ले लिया, मैं चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊँगा, तो बेटा मैं पार्टनर भी हूँ, फाउंडर हूँ, मतलब पार्टनर हूँ। मैं वैसे तो प्रॉफिट अर्न करता ही, पर अगर मैं कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी और टीचर को अपने पास अगर एम्प्लॉई करता, रिक्रूट करता, तो ऐसे केस में मैं टीचर को भी तो रेम्यूनरेशन देता, तो वो रेम्यूनरेशन मैं अपने आप को भी दे सकता हूँ। मीन्स ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हालांकि मैंने प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल ले लिया आपसे पार्टनरशिप में,
कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर हैं और बाकी सारे पार्टनर को मिलकर सारे काम करने, ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर ये काम नहीं करेगा, पर अगर आपने ड्यूटी लगा दी है कि ये वाला पार्टनर ये वाला काम करेगा, ये वाला पार्टनर ये वाला काम करेगा, तो कोई इशू नहीं है, तो वही पार्टनर वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर को आप एक्स्ट्रा वर्क भी दे रहे हैं और तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आप उसे एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन भी दे सकते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड, हर पार्टनर को बेटा राइट है कंसल्ट करने का। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हर्ड बिफोर एनी मैटर इज डिसाइडेड। कोई भी मैटर फाइनल होने से पहले हर पार्टनर का राइट है कि वो भी अपनी एडवाइस देगा फॉर्म को, वो भी कंसल्ट करेगा। ऑर्डिनरी मैटर जितने भी होते हैं बेटा, ये अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी बेटा ऑर्डिनरी मैटर होते हैं फॉर्म से रिलेटेड, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो डिसाइडेड होंगे मेजॉरिटी ओपिनियन से। मतलब अगर 5 पार्टनर हैं तो 4 ने अगर बोल दिया ऐसे ऐसे और एक ने बोला वैसे वैसे, तो किसकी मानेंगे हम? 4 की, जो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मीन्स जितने भी मैटर फंडामेंटल नेचर के हैं उनके लिए बेटा यूनानिमिटी चाहिए। यूनानिमिटी मतलब एक तरफा, 100% वोटिंग चाहिए। जितने भी मैटर फंडामेंटल नेचर के हैं उनके लिए 100% वोट चाहिए, सारे पार्टनर अग्री होने चाहिए। लेकिन जितने भी मैटर हमारे कैसे हैं बेटा, जो बेसिक नेचर के, ऑर्डिनरी नेचर के हैं, उनको ऑर्डिनरी जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है उनको मेजॉरिटी डिसाइड कर सकती है। तो सर क्या मैटर है जिनमें यूनानिमस कंसेंट चाहिए, 100% वोट चाहिए सभी पार्टनर की? ऐसे क्या मैटर है कि सारे पार्टनर की हाँ चाहिए? बेटा पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप फर्म के बिजनेस के नेचर में ही चेंज कर रहे हैं तो आप बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर कोई भी पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में तो आप सभी पार्टनर की कंसेंट के बिना किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर पार्टनर अपना इंटरेस्ट फर्म में से किसी और को दे रहा है, सब पार्टनर, याद करो मैंने बताया था, अगर पार्टनर सब पार्टनर बना रहा है, अपने अंडर एक और पार्टनर बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर है ABCD, चारों 25% के पार्टनर है, डी अपना 10% शेयर किसी ई को देना चाहता है, तो सभी से कंसेंट लेगा सारे पार्टनर से कि भैया मैं अपने शेयर में से 10% हिस्सेदार इसको बनाना चाह रहा हूँ। एंड चौथा पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ माइनर टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर माइनर को आप फर्म में एडमिट कर रहे हैं, किसके लिए? पार्टनरशिप के। एडमिशन ऑफ अ माइनर टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर माइनर को आप फर्म में एडमिट कर रहे हैं कि फर्म में हमारा माइनर पार्टनर बनेगा, तो एक माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आप जानते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता एक माइनर। हाउएवर वो एडमिट हो सकता है, किसके लिए? सिर्फ बेनिफिट के लिए, बट सारे पार्टनर की कंसेंट लेकर। बेटा सिंपल भाषा में 4 बातें, देखिए मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 1, अगर आप फर्म का बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए हम कोचिंग बिजनेस में हैं, पर कोचिंग बिजनेस से हम रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, तो हमें बेटा फिर कंसेंट लेनी पड़ेगी सभी पार्टनर की। बिजनेस ही चेंज कर दिया आपने। नंबर 2, अगर हम अभी तक ABCD 4 पार्टनर हैं पर हम E को एज अ पार्टनर ऐड कर रहे हैं मेन फॉर्म में, तो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड टू कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एंड नंबर 3rd पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म। फॉर्म में पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर रहा है। अभी ABCD हम 4 पार्टनर हैं, पर E को हम फॉर्म में एंटर नहीं कर रहे एज अ पार्टनर, पर D कह रहा है मैं अपना शेयर E को दूंगा, कुछ थोड़ा बहुत शेयर, मतलब शेयर देने का मतलब है अपना सब पार्टनर बना रहा है। कौन? D, किसको? E को। तो ऐसे केस में भी कंसेंट चाहिएगी सभी पार्टनर्स की। 4th पॉइंट था, माइनर को अगर आप पार्टनर बना रहे हैं फॉर्म में, हालांकि माइनर फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर एडमिट नहीं हो सकता फॉर्म में, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन माइनर को बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, एज यू आर अवेयर अबाउट इट। सो सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए कि अगर हम माइनर को क्या बनाना चाह रहे हैं? पार्टनर। राइट टू एक्सेस टू बुक्स। देखिए बहुत इजी है, रियली बिल्कुल थॉरली रीड करने से समझ आएगा ये चैप्टर, तो इसलिए प्लीज़ आप बस फोकस होके करिएगा, इस 1-1.5 घंटे को फोकस होके पढ़िएगा। डेफिनेटली यू विल फील वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो। आपको लगेगा यस कि मेरे को बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। राइट टू एक्सेस टू बुक्स। बेटा एवरी पार्टनर, हर पार्टनर को राइट है बुक्स को एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का, कॉपी लेने का, रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द फॉर्म। हर पार्टनर को राइट है, लाओ भैया फॉर्म की बुक्स दिखाओ, फॉर्म की बुक्स मैं चेक करना चाहता हूँ, इनकी एक फ़ोटो कॉपी दीजिए मेरे को, वो ले सकता है रिकॉर्ड्स को। बेटा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
चौथा पॉइंट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हर पार्टनर को राइट है प्रॉफिटों में हिस्सा मांगने का। वैसे कितने प्रॉफिट लेंगे सर? जितनी पीएसआर डिसाइड होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जितनी भी पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जितनी डिसाइड हुई उतना उतना प्रॉफिट बांट लेंगे। लेकिन अगर डिसाइड नहीं हुई तो बेटा इक्वली, तो आपने पढ़ा भी होगा अपने 12th में भी, हर पार्टनर का राइट हो जाएगा इक्वल प्रॉफिट, इक्वल रेशो में बांटेंगे। देखो लिख रहा है इक्वली, ये रहा। Every partner has a right as a equally share in the profit earned and to contribute equally to the losses also. Losses में भी the provision is irrespective of the amount of the capital. Capital कितनी भी लगाई हो किसी भी पार्टनर ने, कितना भी बिजनेस एक्सपर्टीज है, पर प्रॉफिट जो बटेंगे बेटा, अगर डीड साइलेंट है तो ऐसे केस में इक्वली बटेंगे। हाँ, अगर वो शेयर करना चाहें तो अदर रेशो में भी कर सकते हैं, डीड में लिख कर। देखो लिख रही है लास्ट टाइम कि अगर वो शेयर करना चाहे तो अदर रेशो भी कर सकते हैं, डीड में लिख के। पांचवा पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर पार्टनर बेटा फॉर्म में कैपिटल लगाता है। क्या लगाता है? कैपिटल। तो हर पार्टनर को राइट है इंटरेस्ट लेने का भी कैपिटल पे, अगर वो एग्री होते हैं। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो कोई राइट नहीं है कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने का। यस, एडवांस पे अगर लोन दे रखा है पार्टनर ने फॉर्म को तो उस पर इंटरेस्ट आप ले सकते हैं 6% अगर डीड साइलेंट है। मैं इसको थोड़ा सा फिर दोबारा से समझाता हूँ। अगर पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है तो राइट है उसे इंटरेस्ट लेने का, पर अगर डीड में लिखा हुआ है तो ही, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसे राइट है इंटरेस्ट लेने का, इवन डीड में नहीं लिखा हुआ तो भी लेने का राइट है। कितना? 6% पर एनम। राइट टू इंडेमिनिटी, हाँ ये पॉइंट थोड़ा मेरा समझाने का, बाकी तो आप भी कह रहे होंगे अब सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, आज तो सर बिल्कुल रीड करके चल रहा है, बिल्कुल आज तो आता है हमें। पर इंडेमिनिटी होता है बेटा कॉम्पनसेट करना, इंडेमिनीफाई करना। क्या करना? इंडेमिनीफाई। किसी पार्टनर मार्केट गया हुआ था और फॉर्म के लिए कोई सामान खरीदना था, पार्टनर खरीद लाया अपनी पॉकेट से पैसे देकर, तो हर पार्टनर को राइट है इंडेमिनिटी लेने का, इंडेमिनीफाई करने का कि सर जी मेरे 500 रुपये खर्च हुए थे, जो सामान मैंने फॉर्म के लिए लिया था, फॉर्म उसके पैसे मुझे दीजिए। अदर पार्टनर से वो पैसे लेगा तो पार्टनर को राइट है क्लेम करने का इंडेमिनिटी फर्म से, क्या जो पेमेंट उसने करी है कोई भी लाइबिलिटीज़ के लिए। कैसे? इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इन डूइंग सच एट इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में कोई काम किया है फर्म के फायदे के लिए, फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से। बेटा ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी से, साधारण समझदारी से। इन इज ऑन केस में भी वो यही करता। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टनर ने पैसे खर्च करे फर्म के बिहाफ पर दो ही केस में वो फर्म से ले सकता है ये पैसे। एक तो उसने ऑर्डिनरी मैटर में फर्म के लिए खर्चा किया है, ऐसा नहीं कि वो शराब पीने लगा, वो कहने लगा लाओ दारू पी लेता हूँ मैं फर्म के नाम पर, तो वो फर्म पैसे नहीं देगी। उसने फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे खर्च करे, फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेटा अगर वो अपने केस में भी अगर फर्म ना होती तो एक साधारण आदमी ऑर्डिनरी प्रूडेंस में भी अपने लिए यही करता जो उसने किया है। जैसे कहते हैं ना, अगर तुम भी नहीं होते तो भी मैं यही करता, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए भी मैं ऐसा ही करता। तो क्या कहा जा रहा है कि फर्म के बिहाफ पर अगर कोई खर्चा किया है, फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा किया है किसी भी पार्टनर ने, वो इंडेमिनिटी ले सकता है, क्लेम ले सकता है अपने एक्सपेंसेस की। किससे? फर्म से, पर बशर्ते कि उसने ऑर्डिनरी एंड प्रूडेंस मैनर में किया हो पैसा, मतलब साधारण तौर पर। और दूसरा, उसने फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, फर्म को लॉस से बचाने के लिए। अगर कोई और भी होता किसी के लॉस, अगर वो अपना बिजनेस भी कर रहा होता तो भी वो यही करता, तो चलेगा बेटा। लास्ट में आता है मतलब लास्ट नहीं 8 पॉइंट आता है, राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी पार्टनर बेटा कलेश कर सकता है कि नए पार्टनर को एडमिट नहीं करोगे। अब हम 4 पार्टनर हैं, 4 ही रहेंगे, 5 आपको याद होगा हम किसी पार्टनर को एडमिट ही नहीं कर सकते जब तक सभी पार्टनर की वोटिंग नहीं है। अगर एक भी पार्टनर अड़ गया ना, नहीं एडमिट करना, तो बेटा फिर एडमिट नहीं कर सकते। गॉट इट? राइट टू रिटायर। पार्टनर कभी भी कह सकता है सभी पार्टनर से, देखो एक पार्टनर को रिटायर होने का राइट है फॉर्म से, पर वही से एक तो कंसेंट लेनी पड़ेगी सभी पार्टनर से, या फिर और अगर कंसेंट भी नहीं लिए तो डीड में अगर लिख रहा था वो रिटायर कभी भी हो सकता है तो हो सकता है। या फिर तीसरा पॉइंट और कि वो नोटिस दे देगा। क्या दे देगा? नोटिस कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और वो रिटायर हो जाएगा। समझ रहे सभी पार्टनर? बेटा 3 चीज़ें, जरूरी नहीं है कंसेंट ही लेनी है सभी पार्टनर की। देखो एडमिट होने के लिए सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए,
एडमिशन के लिए, पर रिटायर होने के लिए या तो सारे पार्टनर कंसेंट करें या फिर वो डीड में पहले ही लिख दिया था उसने मैं 4 साल बाद रिटायरमेंट ले लूँगा या इस केस में रिटायरमेंट ले लूँगा, ले सकता है, या उसने नॉर्मली सभी पार्टनर को नोटिस दे दिया भैया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, वो रिटायर हो सकता है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, हर पार्टनर को राइट है बेटा नॉट टू बी एक्सपेल्ड होने का। एक्सपेल्ड होता है निकालने जाने का, फर्म से नहीं निकाल सकते आप किसी, हर पार्टनर को राइट है कि मुझे फर्म से नहीं निकाल सकते आप होते कौन है मुझे फर्म से निकालने वाले, फर्म का इक्वल मालिक मैं भी हूँ, तो बेटा हर पार्टनर को राइट है तो फर्म में कंटिन्यू रहेगा, उसे निकाला ना जाए फर्म से। 11वां पॉइंट, राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट। एक पार्टनर ने बेटा फर्म छोड़ दी, उसके बाद क्या वो कॉम्पिटिटिंग बिजनेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, पर याद तो रखिएगा अभी आगे भी आएगा, फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता, फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता मैं ही उस फर्म का मालिक था, मैं भी पार्टनर था। हाँ फर्म जैसा बिजनेस कर सकता है, जैसे फर्म कोचिंग बिजनेस कर रही है तो पार्टनर रिटायरमेंट होने के बाद सामने ही दुकान खोल सकता है कोचिंग की, पर बेटा ध्यान रखें वो फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता, फर्म के कस्टमर्स को आवाज़ नहीं दे सकता आ जाओ मेरे पास आ जाओ, सॉलिसिट नहीं कर सकता, मीन सिंपल भाषा में उन्हें पटा नहीं सकता, आप आओ हमारे पास, उन्हें बहका नहीं सकता। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, बेटा हर पार्टनर को इक्वल राइट है फर्म को क्या करने का? डिसॉल्व। पार्टनरशिप अगर विल पे है बेटा ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप किस पे है? विल पे, तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है पार्टनर के द्वारा गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। बेटा अगर विल में है पार्टनरशिप फर्म तो कोई भी पार्टनर बीच में कभी भी नोटिस दे सकता है कि मैं चाहता हूँ कि फर्म डिसॉल्व की जाए, फर्म सही से काम नहीं कर रही। एक बार जल्दी से 12 के 12 पॉइंट पे नज़र मार लीजिए आप, आपके पास बुक भी होगी। 12 कोई भी पॉइंट आपको माइंड में ऐसा लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगा, आपको कहीं भी लगता है ऐसा। बेटा क्लियर हुआ? चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा आप, आगे मैं चलता हूँ। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, बी पॉइंट है पार्टनर्स की सर ड्यूटीज़ क्या है? बेटा नॉर्मली आप समझना, आप ना ये सोच के चलना आपको पार्टनरशिप हम चला रहे हैं क्या ड्यूटीज़ होंगी, कोई टफ नहीं है, कहीं भी चैलेंजिंग भी नहीं है। देखो अब आपको खुद दिखेगा बेटा जितने भी पार्टनर हैं सबकी एक ड्यूटी है वो फर्म का बिजनेस करें ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में, सबका साथ सबका विकास। बेटा बीजेपी पार्टी नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म कि सारे पार्टनर का साथ है, सारे पार्टनर के विकास के लिए, सारे पार्टनर की इक्वल ग्रोथ के लिए हम काम कर रहे हैं। टू जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, सबके साथ फेथफुल रहना है, भरोसा रखना है। अब एक पार्टनर ने कोई काम करा है तो उस पर भरोसा रखना है, ऐसा नहीं उस पर शक करना है। जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, टू रेंडर टू एनी पार्टनर और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव द ट्रू अकाउंट्स। अगर पार्टनर अकाउंट्स मांग रहा है तो एक पार्टनर की ड्यूटी है वो दूसरे पार्टनर को अकाउंट्स, ट्रू अकाउंट्स दिखाए, और पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पार्टनर की डेथ हो गई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आए अकाउंट्स चेक करने तो उन्हें पूरे अकाउंट्स दिखाने चाहिए। एंड टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फर्म इफेक्ट होती है, जिससे फर्म पे इफेक्ट आता है, बेटा कोई भी ऐसा काम तो उसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन देगा वो सभी पार्टनर्स को कि भैया फर्म इफेक्ट हो सकती है, मैंने तुम सबको बता दिया। दैट इज़ द जनरल ड्यूटी। बेटा दूसरी ड्यूटी अभी आपने पढ़ा था, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। एक पार्टनर के कुकर्मों की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस हुआ है गलत काम की वजह से, पार्टनर के फ्रॉड की वजह से, ठीक है, पार्टनर के कुकर्मों के लिए पूरी फर्म जिम्मेवार होती है, पर पार्टनर ने जानबूझकर फ्रॉड करके फर्म को फंसाया तो इन दैट केस में पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को उन लॉसेस को। जैसे अभी पार्टनर बाजार गया था तो खर्चा किया, अपना पैसा भी लिया ना उसने फर्म से, ऐसे अगर उसने फर्म को लॉस पहुंचाया अपने किसी फ्रॉड से तो उसकी ड्यूटी बनती है वो फर्म को उस लॉस को रीइंबर्स करेगा, पे बैक करेगा फर्म को, जो भी उसके फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हुए उन सबको। बेटा ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़, बेटा पार्टनर की ड्यूटी बनती है अटेंड करना, डिलीजेंटली मतलब समझदारी से अपनी सारी ड्यूटीज़ को, अपनी सारी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली अटेंड करना। हर पार्टनर बाउंड है बेटा अपनी ड्यूटीज़ को समझदारी से निभाने में। ऐसा नहीं है कि कोई करा रहा है, कोई नौकर नहीं है पार्टनर, कोई करा रहा है तो कर रहा है, उसको खुद अपने आप ध्यान रखना है कि मुझे ड्यूटीज़ फॉलो करनी है। बेटा नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेमुनरेशन।
हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो बिना पैसे के ही काम करे, मतलब बिना पैसे तो गलत बोल गया मैं, बिना सैलरी के काम करे। प्रॉफिट मिलेंगे हर पार्टनर को, पर ये थोड़ी ना उसे काम करने की सैलरी मिलेगी। पार्टनर तो फर्म के मालिक हैं। अगर मैं फर्म का मालिक हूँ तो जितना भी प्रॉफिट आएगा सब मेरा है, सबकी सैलरी देने के बाद। तो पार्टनर की ड्यूटी है क्या कि वो बिना सैलरी के काम करे। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उन्हें एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे सकते हैं हम। पार्टनर कैन बी गिवन रेम्यूनरेशन ऑल्सो, याद रखिएगा। वैसे हर पार्टनर को काम करना है बिना सैलरी के, पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर हमने लिख दिया है हम रेम्यूनरेशन देंगे तो दे सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस। जैसे पार्टनर प्रॉफिट में इक्वली राइट था, ऐसे पार्टनर का लॉसेस में इक्वल राइट है। मतलब राइट नहीं, ड्यूटी है। मतलब पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर फर्म को लॉस गया तो सभी पार्टनर की ड्यूटी है उस लॉस को मेट आउट करना, उस लॉस को मीट करना, उस लॉस को कंप्लीट करना। बेटा क्लियर हो रहा है? और क्या कह रहे हैं, ऑल पार्टनर्स द पार्टनर शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म विदाउट रिगार्ड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कितनी भी लगी हुई हो, सारे पार्टनर फिर इक्वली लायबल है। हाँ सर, अगर पहले से PSR डिसाइड है तो फिर उसी रेशो में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं है तो इक्वली। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेगलेक्ट। अब मुझे नहीं समझ आया ये लाइन क्यों लिखी, अभी ऊपर लिख तो दी कि अगर कोई पार्टनर लॉस करेगा, फर्म को फ्रॉड करेगा तो उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस लॉस को देना पड़ेगा। सेम दोबारा आ गई ये लाइन, फर्म को अगर कोई लॉस हुआ, विलफुल नेगलेक्ट मतलब जानबूझकर लापरवाही से, फर्म में लापरवाही करी है पार्टनर ने, तो बेटा वो फर्म को रीइंबर्स करेगा इसे। ड्यूटी टू यूज़ फर्म्स, बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फर्म की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली फर्म के द्वारा या फर्म के लिए यूज़ करेगा पार्टनर। हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है एक्सक्लूसिवली इसे फर्म के लिए यूज़ करेगा। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हो उसे देख लेना, वरना फर्म की जो भी एसेट है, फर्म की फ्रिज है, AC है, सबको पूरी फर्म के लिए यूज़ होगा, ना कि पार्टनर के पर्सनल बेनिफिट के लिए या पार्टनर के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव। अगर किसी भी पार्टनर ने बेटा कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमाए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी पार्टनर ने कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमाए हैं फर्म से, अलग से काम करके, फर्म वाला काम ही अलग से, चुपचाप वो काम किया अलग से, बेटा ऐसे केस में कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट फर्म के नाम पर कमाए हैं, फर्म की ट्रांजैक्शन से कमाए, तो वो फर्म को देने पड़ेंगे। इफ़ अ पार्टनर ड्राइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, फर्म के ट्रांजैक्शन से या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज़ करके या फर्म के नाम पर, तो वो प्रॉफिट उसे फर्म में ही देने पड़ेंगे। बेटा ड्यूटी है। मतलब पर्सनल प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए फर्म बनी गई थी। बेटा अगला आता है ड्यूटी नॉट टू कॉम्पिटिट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर की ड्यूटी है, जब तक वो फर्म का पार्टनर है, जब तक वो फर्म का पार्टनर है तब तक वो फर्म का कॉम्पिटिटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ सर, रिटायर होने के बाद कर सकता है कि यस, रिटायर होने के बाद कर सकता है, पर कुछ कंडीशन है। फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, अभी याद होगा 2 मिनट पहले मैंने बोला। पर फर्म में जब तक वो है पार्टनर तब वो कर सकता है, फर्म जैसा बिजनेस कर सकता है। बेटा क्लियर हो रहा है? कैरिंग ऑन सच अ बिजनेस, और उसके लिए विल हैव टू अकाउंट एंड पे टू फर्म ऑल द प्रॉफिट मेड बाय हिम दैट बिजनेस। अगर उसने कर भी लिया कोई बिजनेस, मतलब फर्म का कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, बराबर में दुकान खोल लिया, घर से काम कर रहा है, फर्म वाला काम ही, और सीक्रेट प्रॉफिट कोई भी कमाए वो फर्म को देने पड़ेंगे उसे, वरना कर ही नहीं सकता कॉम्पिटिटिंग बिजनेस फर्म जैसा। नॉट टू असाइन, बेटा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, लास्ट ड्यूटी, अपना इंटरेस्ट असाइन नहीं कर सकता, अपना शेयर, जब तक याद होगा सारे पार्टनर की कंसेंट ना हो जाए। याद होगा अभी किसी भी आउटसाइडर को 10% 5% अपने हिस्से में से नहीं दे सकता जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट ना मिल जाए, अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। बेटा ये राइट एंड ड्यूटीज़ हमारी ओवर हो गई। अब है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर। इसको मैं एक बार नॉर्मल समझाता हूँ। बेटा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, बेटा ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्म बनी, आपको याद होगा मैंने ऐसे करा था, पर्टिकुलर ईयर्स के लिए फॉर्म बनी। सपोज 10 साल के लिए फॉर्म बनाई थी हमने, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। याद होगा आपको, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, आई होप आपको याद होगा ये पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। तो बेटा एक फॉर्म बनी फिक्स पीरियड के लिए, और हमने उस वक्त कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ तय कर ली थी पार्टनर की, राइट एंड ड्यूटीज़ तय कर ली थी जब फॉर्म बनाई थी।
बेटा 10 साल तक फर्म चलती रही, अब तो फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, पर हमने ना फर्म 10 साल के बाद भी चलाई, हम कह रहे हैं फर्म को अभी भी चलाएंगे। अगर फर्म हमने 10 साल के लिए बनाई थी पर हमारा मन बना अब हम आगे भी चलाएंगे 10 साल के बाद, 10 साल के बाद हम ख़त्म कर, पर 10 साल के बाद ना हमने कोई राइट एंड ड्यूटीज़ डिसाइड नहीं करे, कोई डीड नहीं बनाई, कोई राइट एंड ड्यूटीज़ डिसाइड नहीं करे, तो बेटा राइट एंड ड्यूटीज़ सेम होंगे बिल्कुल। अगर हमने या तो हम नए बना लें राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है, 10 साल तक जो फर्म में राइट एंड ड्यूटीज़ थे, मतलब ना जो ये हम नया पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अब, इसमें दो चीज़ है बेटा, बिफोर और आफ्टर। ऐसे समझो इसे इजी लैंग्वेज में, बिफोर एंड आफ्टर। कहना चाह रहे हैं कि कोई भी राइट एंड ड्यूटीज़ जो हमारे बिफोर थी, पहले भी थी, वो अभी भी रहेंगी आफ्टर भी, अगर हमने कोई नया एग्रीमेंट नहीं बनाया और फर्म हम चला रहे हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, बेटा आपको मैं तीनों केस बता देता हूँ जिनमें ऐसा किया जाता है, जिनमें ऐसा कराया जाता है। नंबर 1, पहले बेटा फर्म में 4 पार्टनर थे, A B C D, पहला बिफोर वाला चलते हैं, उस वक्त हमारे राइट एंड ड्यूटीज़ डिसाइड थे। अब हमारा D पार्टनर चला गया, अब हम 3 ही पार्टनर रह गए A B C, पर हमने नए राइट एंड ड्यूटीज़ डिसाइड नहीं करे, तो बेटा नया एग्रीमेंट नहीं बनाया तो वही राइट एंड ड्यूटीज़ रहेंगे जो पहले थे। इसे बोलते हैं फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया। बेटा क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, बेटा पार्टनर में एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अभी मैंने बताया था फर्म 10 साल के लिए बनाई, 10 साल तक जो राइट एंड ड्यूटीज़ थी, अब हम आगे भी चलाना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं फर्म को 10 साल बाद भी, तो बेटा सेम राइट एंड ड्यूटीज़ रहेंगे। इसे बोलते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड ऑल्सो सेम रहेंगे, अगर हमने नया एग्रीमेंट नहीं बनाया। बेटा समझ आया, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, चेंज होने से पहले जो राइट एंड ड्यूटीज़ थे, अगर हमने नया एग्रीमेंट नहीं किया तो अभी भी वही रहेंगे। फिक्स पीरियड के लिए फर्म बनाई थी, जो राइट एंड ड्यूटीज़ थे, और अभी भी हम फर्म चलाना चाहते हैं फिक्स पीरियड के बाद भी, तो सेम रहेंगे। और लास्ट में बेटा हमने किसी पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए फर्म शुरू की थी। जैसे पर्टिकुलर वेंचर हो गया, सपोज हमने बेटा मेट्रो का पुल बनाने के लिए फर्म शुरू की, जैसे मेट्रो का फ्लाईओवर पूरा हो गया, हम दूसरे रोड्स भी बनाना चाह रहे हैं, तो बेटा राइट्स एंड ड्यूटी सेम रहेंगे इस वेंचर के बाद भी, अगर फिर भी हम फर्म चला रहे हैं। मतलब 3 पॉइंट बेटा ध्यान से समझिएगा, 3 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करने का सोचा है यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज हुआ, मैं एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे सर, अभी तक 4 पार्टनर थे, हमारी राइट एंड ड्यूटीज़ डिसाइड थे, अब चारों पार्टनर में से एक चला गया या एक और नया आ गया, 5 हो गए, या एक चला गया अब 3 रह गए, अब हमने नए राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं करे तो सेम रहेंगे पुराने वाले। सर हमने फर्म बनाई थी फिक्स पीरियड के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, हमने राइट एंड ड्यूटीज़ डिसाइड करे, अब हम ना 10 साल के बाद भी फर्म को चलाना चाहते हैं, बेटा राइट एंड ड्यूटीज सेम रहेंगे अगर नया एग्रीमेंट नहीं है। सर हमने ना मेट्रो के फ्लाईओवर के लिए फर्म बनाई थी कि मेट्रो का फ्लाईओवर पूरा होते हैं फर्म डिसॉल्व कर देंगे, पर हमारा मन बन गया अभी हम आगे और चलाएंगे फर्म को, इस केस में भी राइट एंड ड्यूटीज सेम रहेंगे जो अभी पहले थे। बेटा आई थिंक अब आप पढ़ लोगे इसे, मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब रीड आपने खुद कर लेना है ये तो, और एक बार चलो मैं करा भी देता हूँ, आपको रीड भी करा देता हूँ। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, 1 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, दूसरा टर्म्स में, और तीसरा कोई एडिशनल अंडरटेकिंग, एडिशनल फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना बस लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, इससे भी काम हो जाएगा। कह रहे हैं म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर के रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में भी सेम रहेंगे जो जस्ट पहले थे, चेंज से पहले थे। सेम कह रहा है, देखो राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर के सेम रहेंगे जो एक्सपायरी ऑफ पीरियड से पहले थे, जो 10 साल पहले में थे। आई होप आप पढ़ लेंगे अब इसे। और तीसरा बेटा राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर के सेम रहेंगे नए एडवेंचर के लिए भी, जो कब थे, ओरिजिनल एडवेंचर के वक्त पे थे, मेट्रो के वक्त थे, मेट्रो के फ्लाईओवर के वक्त थे, वही अब सेम रहेंगे रोड बनाते वक्त भी। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, पार्टनर एज एजेंट, ये बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट है,
बेटा क्या कह रहा है, हर पार्टनर, देखो ऐसे समझिए इसे, हर पार्टनर के कर्मों के लिए पूरी फर्म जिम्मेवार है, एक पार्टनर के कर्म के लिए सब जिम्मेवार है, यही तो म्यूचुअल एजेंसी है। तो ना हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है। और एजेंट के काम के लिए आपको याद होगा प्रिंसिपल जिम्मेवार होता है। इस प्रकार ना ये एजेंसी वाले लॉ का भी एक्सटेंशन है। एजेंसी का लॉ यही तो कहता है, एजेंसी का लॉ कहता है कि एजेंट के काम के लिए पार्टनर प्रिंसिपल जिम्मेवार होगा जो उसका मालिक होगा। मेरे ऑफिस में अगर आप फीस दे गए हैं मेरे स्टाफ को और स्टाफ बाद में फीस लेके भाग जाता है, तो बेटा फीस तो मुझे ही दी है ना आपने, एक तरीके से प्रिंसिपल ही लायबल है उसके लिए। तो द लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्सटेंशन है बेटा किसका, लॉ ऑफ एजेंसी का। राइट बेटा, किसका एक्सटेंशन है, लॉ ऑफ एजेंसी का। ये एविडेंट है बेटा कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो कहती है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, देखो आ गया, एक के लिए सब जिम्मेवार या सबके लिए सब जिम्मेवार, दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। किसी एक पार्टनर के काम के लिए सब जिम्मेवार या सब के लिए सब जिम्मेवार, इसी को तो बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस क्लियरली एस्टेब्लिश दैट implied agency, the partner concluding the partner conducting the affair of the business is considered as agent of the remaining partner। जो भी पार्टनर काम कर रहा है वो माना जाएगा एजेंट है दूसरे पार्टनर का। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक पार्टनर एजेंट होता है फर्म का फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस के लिए पार्टनर एजेंट होता है फर्म का। इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस को करने के लिए पार्टनर एक्ट एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, पार्टनर प्रिंसिपल की तरह भी काम कर सकता है, एजेंट। रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इंटर से इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल का भी है और एजेंट का भी है। हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है थर्ड पार्टी के लिए। बेटा समझ आ रहा है, थर्ड पार्टी कोई भी काम कर रही है तो इस प्रकार पार्टनर के बेटा दोहरे कैरेक्टर है, देखो लिख रहा है टू फोल्ड कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है, टू फोल्ड कैरेक्टर है हर पार्टनर के। बेटा कैसे कैरेक्टर है, टू फोल्ड कैरेक्टर, दोहरा कैरेक्टर है। मतलब वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि वो खुद बाउंड है, उसके एजेंट ने कुछ गलत कर दिया तो वो भी लायबल है। और लायबिलिटी ऑफ वन पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द अदर को पार्टनर इज इन ट्रूथ द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट। कह रहे हैं पार्टनर की लायबिलिटी किसी दूसरे पार्टनर के कर्मों के लिए किसी इसी प्रकार है जैसे एक एजेंट के लिए जिम्मेवार प्रिंसिपल होता है। इस प्रकार ये म्यूचुअल एजेंसी इनफैक्ट और ट्रू टेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप भी है। जो पार्टनर का एक्ट है यूजुअल कोर्स में बिजनेस में, वो बेटा फर्म को बाइंड करेगा। क्या कहा है मैंने, हर पार्टनर का कर्म पूरी फर्म को बाइंड करेगा। देखो लिख रहा है, ध्यान से पढ़ो, द एक्ट ऑफ द पार्टनर इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर यूजुअल कोर्स में कोई भी पार्टनर कोई भी काम कर रहा है बिजनेस में तो बेटा पूरी फर्म बाइंड होगी, पर नहीं होगी बाइंड अनलेस, कब नहीं होगी, नंबर वन बेटा पार्टनर को हमने काम करने की अथॉरिटी नहीं दे रखी थी और ये बात सबको बता रखी थी हमने, हमारा ये पार्टनर ऑथराइज नहीं है काम करने के लिए, फिर भी कर रहा है तो फर्म जिम्मेवार क्यों रहेगी। दूसरा, द पर्सन विद हुम ही इज डीलिंग, जिस पर्सन के साथ हमारा पार्टनर काम कर रहा था वो जानता भी था कि इस पार्टनर को अथॉरिटी नहीं है ये वाला काम करने की। जैसे आप महक कोई भी काम कर रही थी यहाँ पर हमारी फर्म के साथ और महक को पता था कि हमारी फर्म में मिस्टर एक्स हैं, इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर मिस्टर एक्स के काम के लिए बेटा फर्म जिम्मेवार नहीं होगी। जब थर्ड पार्टी को पता ही था कि जिस पार्टनर से वो डील कर रहे हैं उसको कोई अथॉरिटी नहीं है फर्म के काम के लिए, तो बेटा फर्म जिम्मेवार नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, डज नॉट नो, बेटा ऊपर चल रहा, अनलेस, जब तक उन्हें नहीं पता, या और बिलीव हिम, उन्हें बिलीव नहीं है टू बी अ पार्टनर, सामने वाले को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है या बिलीव ही नहीं है कि वो पार्टनर है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ ये कहकर कि मैं पार्टनर हूँ, आप नहीं जानते मैं पार्टनर हूँ या नहीं हूँ, तो फर्म जिम्मेवार नहीं होगी। या आपको यकीन ही नहीं आ रहा मैं पार्टनर हूँ तो भी फर्म जिम्मेवार नहीं होगी। जब आपको बिलीव ही नहीं था ये बंदा पार्टनर है, जब आपको पता ही था कि शक्ल से पता लग रहा है बंदा पार्टनर नहीं है फर्म का, तो आपने क्यों डील किया, फर्म जिम्मेवार नहीं होगी। बेटा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर। सर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के बाद, ज़्यादा कुछ बचता नहीं। बेटा मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, पहले ना आपको मीनिंग पता होना चाहिए इम्प्लाइड अथॉरिटी होती क्या है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहे हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। बेटा अच्छे से,
इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है और एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। जब डीड में हमने लिखकर या बोलकर, बेटा अथॉरिटी दे रखी है, मिस्टर एक्स पार्टनर ये वाला काम करेंगे, मिस्टर वाई पार्टनर ये वाला काम करेंगे, मिस्टर जेड पार्टनर ये वाला काम करेंगे, तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसली हमने अथॉरिटी दी हुई है कि इनको क्या काम करना है। बेटा एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर डीड में हमने नहीं भी लिखा हुआ तो यार ये काम तो कोई भी पार्टनर कर सकता है जो ये बताएंगे, इसे बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। बेटा इम्प्लाइड अथॉरिटी हो चाहे एक्सप्रेस अथॉरिटी हो, अगर पार्टनर को अथॉरिटी थी ना काम करने की और पार्टनर ने कर दिया तो बेटा पूरी फर्म लायबल होगी उस काम के लिए, पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर पार्टनर को वेदर एक्सप्रेस अथॉरिटी, पार्टनर कैरिंग द एक्सप्रेस अथॉरिटी और कैरिंग द इम्प्लाइड अथॉरिटी, इन बोथ ऑफ द केसेस फर्म विल बी लायबल इक्वली। बस अथॉरिटी का मतलब आपको समझ आना चाहिए, एक्सप्रेस अथॉरिटी जो लिखकर या बोलकर करा गया, बताया गया। इम्प्लाइड अथॉरिटी जो सेक्शन जो नहीं भी लिखा हुआ, डीड में नहीं भी लिखा हुआ, वो कानून में लिखा हुआ है, वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, ये अथॉरिटी तो हर पार्टनर को होती है। आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं। बेटा मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, पार्टनर की अथॉरिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर, जो हर पार्टनर की अपनी एक कैपेसिटी जिससे वो अपनी फॉर्म को बाइंड कर सकती है अपने काम से। अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी। जब अथॉरिटी किसी भी पार्टनर की एक्सप्रेसली होती है तो वो एग्रीमेंट में लिखी जाती है, उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी कहते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी प्रेज्यूम कर ली जाती है कि ये पावर हर पार्टनर को है जब तक हम स्पेसिफिकली मना ना कर दें। क्या बोला मैं? अनलेस नेगेटिव बाय अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख के मना ना कर दें ये अथॉरिटी रहेंगी। कौन सी वाली? इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी को लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ हमने लिखकर मना कर दिया कि अथॉरिटी नहीं है तो नहीं है। बेटा इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है पार्टनर की, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19(1) एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन कैरिंग ऑन द इन द यूजुअल वे ऑफ बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। अगर बेटा जितना भी काम यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म, फर्म के द्वारा जो भी काम यूजुअल वे में करा जा रहा है और पार्टनर यूजुअल वे में वो काम कर रहा है फर्म के हित में, तो बेटा वो सब पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। और इसके लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 मैं कीवर्ड्स बना दूंगा बेटा। नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस। बेटा एक्ट डन होना चाहिए फर्म के नॉर्मल बिजनेस को लेकर, फर्म के स्कोप में होना चाहिए, फर्म के स्कोप में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्म का पार्टनर बेटा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में काम करता है और कह रहा है जी वाइन खरीद के लाया हूँ मैं, वाइन चाहिए थी ना फर्म में। बेटा वाइन का क्या काम है अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में काम कर रहे हैं? नॉर्मल बिजनेस और स्कोप ऑफ बिजनेस में काम करना है। नंबर 2 जो काम किया हो वो यूजुअल वे में किया हो। देखो ऊपर में और इसमें फ़र्क क्या है? ऊपर है फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किया हो और दूसरा फर्म के बिजनेस से रिलेटेड भी नॉर्मल कोर्स में। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम है 50 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठा लाया, इतनी सेल भी नहीं है। यूजुअल वे में, जो फर्म का यूजुअल वे है काम में। तो व्हाट इज़ द यूजुअल वे? बेटा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर, कस्टम और यूसेज पर, कि बिजनेस का नेचर क्या है, हमारी फर्म में किस तरीके से पर्टिकुलर केस में डील होता है। 50 करोड़ का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना गुनाह थोड़ी ना है। अगर बड़ी फर्म है जिसमें बड़े लेवल पे काम है तो हो सकता है 50 करोड़ का भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना पड़े। तो यूजुअल वे डिपेंड करता है बेटा सर्कमस्टांसेस पे। एक्ट डन इन द नेम ऑफ द फर्म, जो एक्ट किया हो ना वो फर्म के नाम पे किया हो या अदर मैनर में किया हो जिसमें इंटेंशन हो फर्म को बाइंड करने के लिए। बेटा पहला कंडीशन फर्म के नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड किया हो, फर्म की हद में रह के किया हो। दूसरा यूजुअल तरीके से किया हो, अनयूजुअल सा ना हो कुछ। फर्म कभी खरीदती ही नहीं थी इतना गुड्स एक साथ, आज आप 50 करोड़ का गुड्स खरीद रहे हैं तो यूजुअल नहीं है ना, कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है। और तीसरा फर्म के नाम पर करना है जिससे पूरी फर्म बाइंड होगी। तो एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, सर इम्प्लाइड अथॉरिटी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर खत्म होने वाला है। मैंने कहा था बहुत सिंपल सा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर शेल यूजुअली इंक्लूड जनरल पावर ऑफ द पार्टनर एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप ऑफ अ जनरल नेचर है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या क्या आता है? एक जनरल पार्टनरशिप में एक पार्टनर क्या क्या कर सकता है बिना फर्म से पूछे, बिना अदर पार्टनर से पूछे? नंबर 1 वो बाय और सेल कर सकता है गुड्स को, पैसा उधार ले सकता है,
किसी को नौकरी पर रख सकता है, अकाउंट सेटल कर सकता है, कि पेमेंट ले सकता है डेटर से, अकाउंट प्रेजेंट कर सकता है क्रेडिटर को, लॉयर को रख सकता है केस लड़ने के लिए फर्म के लिए, समझ रहे, फर्म के खिलाफ कोई एक्शन है उसको बचाने के लिए, बेटा बिल विल काट सकता है फर्म के नाम पर, चेक काट सकता है, ये सब नॉर्मल। और ये बाकी सब डिपेंड भी करती है बिजनेस टू बिजनेस भी। सर लिमिटेशन क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे, कभी कभी कुछ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है देखो कि फर्म का पार्टनर ये काम नहीं कर सकता जब तक वास्तविकता में एक्सप्रेसली अथॉरिटी ना मिले, ये काम नहीं कर सकता। देखते हैं क्या क्या नहीं कर सकता। सेक्शन 19(2) में एक लिस्ट दी गई है कि पार्टनर को इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है क्या क्या करने की, ये वाले काम करने की जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्टनर को बेटा क्या नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। क्या नहीं है इम्प्लाइड अथॉरिटी, अनलेस देयर इज अ यूसेज और कस्टम और कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। देखिए 2 वर्ड को अंडरलाइन से करना, ये सारे काम एक पार्टनर नहीं कर सकता, ये सारे काम, ये 8-9 काम पार्टनर नहीं कर सकता जब तक, कब तक नहीं कर सकता, या तो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट ना बना लिया हो जब तक, देखो ये लिख रहा है जब तक कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी ना हो, या कब तक, जब तक फर्म का यूसेज और कस्टम ही ऐसा ना हो। हमारी फर्म का तो नेचर ही ऐसा है, कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, फर्म का यूसेज बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। जैसे देखिए पढ़ते हैं बेटा, कोई भी पार्टनर डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता फर्म के बिजनेस से रिलेटेड, क्या नहीं सबमिट कर सकता, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता अपने नाम से, इन इज ऑन नेम। कोई भी पार्टनर, सॉरी यहाँ पर ये फर्म का डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता किसको, आर्बिट्रेशन को, किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी कोर्ट को, जज को, मतलब कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो अपने आप नहीं कर सकता, चलो मैं निपटवा देता हूँ, हम इस डिस्प्यूट में, पहले सारे पार्टनर से बात होगी या अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। बेटा बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर अपने नाम से, कब से, अपने नाम से। हाँ खोल सकता है अगर फर्म का नेचर ही कस्टम और यूसेज ही ऐसा है, या फिर क्या है, फर्म का कस्टम और यूसेज नहीं है, या फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब एग्रीमेंट में साफ साफ लिख दिया ऐसा कर सकता है। तीसरा बेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, रिलिंक्विश नहीं कर सकता किसी क्लेम को, रिलिंक्विश होता है छोड़ना, कोई भी पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, फर्म का कोई भी पोर्शन है, क्लेम है, उसे रिलिंक्विश नहीं कर सकता, छोड़ नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता, समझ रहे हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बेटा कोई भी सूट को विड्रॉ नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पर जब तक अथॉरिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता फर्म के अगेंस्ट जब तक पूरी फर्म उसको अथॉरिटी ना दे दे, क्यों करी भैया तूने, हम तो नहीं दे रहे पैसे। कोई भी इमूल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता फर्म के बिहाफ पर, कोई भी इमूल प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता फर्म वाली। और बेटा पार्टनरशिप में किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पर कि हमारी फर्म तुम्हारा पार्टनर बनती है, ऐसा नहीं कर सकता जब तक फर्म में उसे अथॉरिटी ना दे दी जाए कि तुम ऐसा करोगे। पर पार्टनर ये ऊपर वाली सारी बातें कर सकता है, कब, या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो और या फिर दूसरा कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड हो, मतलब क्या हो, तो हमारे बिजनेस का नेचर ही ऐसा ही सब कर सकते हैं। बेटा ये रीड करने पड़ेंगे आपको, ये तभी समझ आएंगे। कभी आप कहें सर मैंने इसलिए जानबूझकर थोड़ा स्पीडी पढ़ा है, आपको रीड करने पड़ेंगे कि ये सब काम नहीं कर सकता जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, या फिर फर्म का नेचर ही ऐसा ना हो, फर्म के ट्रेड और कस्टम में ही ऐसा ना हो। बेटा कुछ एग्जाम्पल दिए, एक फर्म है वकीलों की, सॉलिसिटर बोलते हैं, वकील हो गए, कंसल्टेंट हो गए, अटॉर्नीज हो गए। एक फर्म है एडवोकेट्स की या अटॉर्नीज़ की जिन्होंने एक बिल लिख दिया किसके नाम पर, फर्म के नाम पर, बिना अथॉरिटी के। देखो वर्ड भी लिख रहा है बिना अथॉरिटी, फर्म ने अथॉरिटी नहीं दे रखी थी, फिर भी उसने एक बिल काट दिया। द अदर पार्टनर नॉट लायबल ऑन द बिल बिकॉज, क्यों, फॉर इट इज़ नो पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ सॉलिसिटर टू ड्रॉ, एक्सेप्ट और एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये तो बिजनेस में नेचर ही है कि कोई भी पार्टनर बिल नहीं काट सकता। बेटा समझ आ गया अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 2, बेटा ए और बी एक बिजनेस कर रहे हैं बैंक का, मतलब पैसे लेते हैं, लोगों को पैसे देते हैं। एक सम रिसीव किया ए ने फर्म के बिहाफ पर, और ए ने बी को भी नहीं बताया उसने किसी से पैसे लिए, और उसके बाद वो उस पैसे को खा गया अपने यूज़ में, तो बेटा पूरी पार्टनरशिप लायबल होगी। जो बैंक का ही बिजनेस है, बैंक में तो कोई भी पार्टनर पैसे ले सकता है। अब बेटा आप बैंक में पैसे जमा करा के आए, HDFC बैंक में पैसे जमा करा के आए, वहाँ पर मिस्टर रामलाल मैनेजर ने आपसे पैसे ले लिए, वो पैसे को खा गया, तो बैंक तो जिम्मेवार होगा ना, फर्म का तो काम ही, बैंक का तो काम ही पैसे लेना देना है। अब इसमें ये थोड़ी ना है अथॉरिटी नहीं थी उसे पैसे लेने की। बेटा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, ए और बी पार्टनर है, ए ने इस उद्देश्य से कि वो बी को चीटिंग करना चाहता है, वो एक शॉप में गया और उसने कुछ आर्टिकल खरीदे फर्म के नाम पर, कुछ सामान खरीदा,
माइट बी यूज इन द, और वो सामान ऐसा भी था वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स में वैसे यूज़ होता है बेटा। फर्म का काम फ्रिज का ही है और वो फ्रिज ही खरीद लाया। अब सामने वाला तो दे देगा फ्रिज, किसी शोरूम में गया, पर वो फ्रिज को अपने घर ले गया सेपरेट यूज़ में। तो बेटा यहाँ पर कॉल्यूजन किया है उसने और सेलर ने, फर्म लाइबल हो जाएगी, पूरी फर्म जिम्मेवार है। बेटा ये तो फर्म का काम ही है फ्रिज खरीदना। अब हमें क्या सपना आ रहा है वो फ्रिज अपने घर के लिए ले जा रहा है, फ्रॉड कर रहा है। कोई भी पार्टनर आता हम फ्रिज दे देते, क्योंकि हमारी फर्म से जाते रहते हैं फ्रिज उनके यहाँ पर। तो क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट में आता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। बेटा ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल इसका वैसे, क्योंकि उसके बाद एक टॉपिक और है माइनर एज अ पार्टनर। उस टॉपिक को हम नॉर्मली या तो बाद में करेंगे या चलो अभी लगेगा अभी भी कर सकते हैं, मुझे देखना पड़ेगा आपको समझ आएगा या नहीं, पर ये वाला टॉपिक ध्यान से देखना। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की लाइबिलिटी का एक्सटेंट क्या है, आप बेटा खुद बताओ ना, ऐसे मैं क्यों पढ़ा, बस हेडिंग से ही बताओ। पार्टनर की लाइबिलिटी है फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म के किसी भी काम के लिए सारे पार्टनर जिम्मेवार है ना। हर पार्टनर जॉइंटली भी लाइबल है और सेवरेली भी लाइबल है। अगर वो पार्टनर था और फर्म ने कुछ किया, एक क्रेडिटर केस कर सकता है सारे पार्टनर को जॉइंटली भी, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था, या सेपरेटली भी। जैसे ABC ने मिलकर लोन लिया किसी बैंक से, तो बैंक तीनों को मिलकर भी केस कर सकता है, अकेले A को भी, अकेले B को भी, अकेले C को भी। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म को लाइबिलिटी देनी है टेलीफोन डिपार्टमेंट की, तो बेटा ये लाइबिलिटी सारे पार्टनर की है और डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट है क्या करने के लिए, उनके पर्सनल फ़ोन को भी काटने के लिए, क्योंकि सारे पार्टनर की लाइबिलिटी है और पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है। याद करो पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर पर्सनल भी लाइबल है। एवरी पार्टनर इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। हर पार्टनर अनलिमिटेड लाइबल है, जब तक लाइबिलिटी नहीं निपट जाएगी घर तक बेच देंगे पार्टनर का। फॉर ऑल द डेब्ट ड्यू टू द थर्ड पार्टी फ्रॉम द फर्म incurred while he was a partner as between the partners, the liability is adjustable according to the terms of the partnership agreement। बेटा पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए तो लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाती है एज पर एग्रीमेंट। इफ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1/4 शेयर ऑफ द लॉसेज, द अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस। हर जैसे पार्टनर का हिस्सा था 1/4 लॉस में, तो 1/4 लाइबिलिटी दे देगा। बट अ थर्ड पार्टी जो क्रेडिटर है फर्म की, वो तो बेटा पूरा का पूरा पैसा भी ले सकती है इस पार्टनर से। भाई उसको क्या पता है कि आप 1/4 क्यों है, वो तो हर पार्टनर को, जैसे इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। A, B, बेटा A, B और C, एक मिनट ये जोड़ हो गया इसका शो आएगा। A, B और C बेटा 3 पार्टनर है। एक मिनट, A, B और C 3 पार्टनर है, राइट। कितने पार्टनर है? 3। बेटा तीनों पार्टनर 1/3 के, या ऐसे करते हैं, एक मिनट को, तीनों पार्टनर 2:2:1 के पार्टनर है। अब इस पार्टनर का कितना हिस्सा है? 1/5। इन तीनों ने मिलकर 10 लाख का लोन लिया बेटा, तो बैंक तीनों के खिलाफ केस कर सकता है। 10 लाख दो पूरे, ये नहीं कि 2:2:1 में दो। आ रहा है समझ? फिर ये नहीं कहेगा बैंक 2:2:1 में दो, बैंक तो पूरे के लिए केस कर सकता है। अच्छा दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या इम्पॉर्टेंट बात, कि बेटा जो बैंक है, ध्यान से सुनिए, क्या वो पूरा का पूरा पैसा C से भी मांग सकता है? मेरे 10 लाख रुपए तुम दो, यस मांग सकता है। पूरा का पूरा पैसा बैंक C से भी मांग सकता है बेटा, पूरा का पूरा पैसा। मेरी बात क्लियर हो रही है? पूरा पैसा क्लियरली वो किससे भी मांग सकता है? C से भी, राइट, C से भी, A, B और C। चाहे C फिर इनसे रिकवर कर लेगा पैसे को, पर बैंक तो पूरा मांग सकता है C से, चाहे C 1/5 का हिस्सेदार था। तो ये आपस में हिसाब करेंगे बाद में। तो बेटा देखिए पढ़िए, एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स कोई भी एक्ट या ओमिशन सारी पार्टनर का है। फर्म का एक्ट मतलब सबका एक्ट है। कोई भी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइट टू राइट एनफोर्समेंट अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट हो गया। इलस्ट्रेशन देखिए, सपोज R एंड S पार्टनर है, R और S, R ने कॉन्ट्रैक्ट किया X के साथ। नाउ इफ X कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर X कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो पूरी फर्म केस कर सकती है X के खिलाफ, और फर्म केस तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो X केस कर सकता है, खाली R के खिलाफ नहीं, पूरी फर्म के खिलाफ, R, S सब के खिलाफ कर सकता है। बड़ा क्लियर हो गया बात? तो फर्म का एक्ट है तो सबका एक्ट है। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। सर फर्म की लाइबिलिटी क्या होगी अगर पार्टनर ने कोई भी काम गलत किया है? तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि रॉन्गफुल एक्ट और एमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर ऑर्डिनरी कोर्स में किया है उसने, अगर विद अथॉरिटी किया है और फिर भी फर्म को लॉस हो गया है तो पूरी फर्म लायबल होगी बेटा, सारे पार्टनर लायबल होंगे, पेनल्टी सारे फर्म। आ रहा है समझ? रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर के लिए पूरी फर्म लायबल होगी अगर फर्म ने वो काम ऑर्डिनरी कोर्स में किया है और अथॉरिटी के साथ किया है। अब फर्म को फिर भी लॉस हो गया तो जो भी पेनल्टी लगाई है पूरी फर्म देगी बेटा। तीसरा, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाई पार्टनर्स। बेटा ये तो 2-3 बार पढ़ लिया आपने। एक बैंक में अभी पैसे जमा करे, उस पैसे को मिस एप्लीकेट कर दिया तो बेटा जिम्मेवार तो पूरा बैंक होगा ना, कोई भी पार्टनर मिस एप्लीकेट करता है। तो देखो एक पार्टनर एक्ट कर रहा है अगर अपनी अथॉरिटी में और पैसे ले लेता है किसी व्यक्ति से या प्रॉपर्टी ले लेता है थर्ड पार्टी से और उसे गलत यूज़ करता है। एक फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव करती है मनी या प्रॉपर्टी लेती है किसी थर्ड पार्टी से और उस पैसे को गलत यूज़ करती है, समझ आ रहा है, जब उसकी कस्टडी में था तो बेटा पूरी फर्म लायबल होगी उस पैसे के लिए। फॉर एग्जांपल PQR बिजनेस कर रहे हैं, M एक डेटर है, वो पैसे दे गया पूरे के पूरे P को 50,000 रुपये और P ने ना Q को बताया ना R को बताया और P उस पैसे का टेलीविज़न खरीद लाया अपने घर के लिए। बेटा पैसे को गलत यूज़ कर लिया तो P को ये पैसे देने पड़ेंगे फर्म को और फर्म देगी पूरे ये पैसे किसको? बेटा थर्ड पार्टी को। पूरी फर्म लायबल है थर्ड पार्टी के लिए। क्लियर हुआ बेटा? लास्ट में आता है द लॉ रिलेटिंग टू द लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर। बेटा पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसकी प्रॉपर्टी जो बची हुई है तो बेटा पार्टनर अगर मर गया, पार्टनर की डेथ हो गई तो जब तक वो पार्टनर था ना वहाँ तक की जो लायबिलिटी थी, जिस दिन तक वो पार्टनर था वहाँ तक की, उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, पर कहाँ तक? जितनी वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया वहाँ तक, वरना घर वाले लायबल नहीं होंगे। सिर्फ कहाँ तक लायबल होंगे? अगर प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की और बेटा लायबिलिटी है 60 करोड़ की तो कितने के लिए लायबल होंगे? केवल फैमिली के लोग 50 करोड़, 60 करोड़ नहीं बेटा पूरा। जैसे पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर, मतलब स्टेट मतलब प्रॉपर्टी से बेटा नहीं हो सकता फर्म का पूरा आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद तो बेटा देंगे ही नहीं पैसे देंगे ही नहीं डेथ के बाद वाले लायबिलिटी के लिए, तो प्रॉपर्टी में से भी। इस प्रकार एक पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है वो लायबल नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, जो भी काम डेथ के बाद हुए उनके लिए बेटा, डेथ के बाद वाले काम के लिए। सेक्शन 45 बताता है, आइडेंटिकल रूल है जो केस में लगता है, वेयर द डेथ ऑफ द पार्टनर हैज़ कॉज्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि डेथ के बाद तो फर्म भी एक तरीके से बंद हो जाती है और डेथ के केस में बेटा पब्लिक नोटिस देने की, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड इन डेथ, डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा एजॉल्व के लिए। सपोज द सर्वाइविंग पार्टनर ने बोरो करी मनी टू पे एंड टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिसीज पार्टनर। बेटा जब तक पार्टनर जिंदा था, जब गुड्स ऑर्डर हुए थे, बस ऑर्डर हुए थे बेटा, गुड्स आए नहीं थे, मतलब लायबिलिटी नहीं बनी थी, ध्यान से सुन लेना, लायबिलिटी नहीं बनी, गुड्स ऑर्डर करे अभी लायबल थोड़ी ना है फर्म। इतने में पार्टनर की डेथ हो गई तो बेटा उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है डेप्ट के लिए, क्योंकि क्रेडिटर केवल पर्सनल डिग्री, पर्सनल केस कर सकता है, बचे कुछ पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता, वो पार्टनरशिप असेट्स की उनके हाथ में है जो, एंड अ डिग्री वो केस कर सकता है पार्टनरशिप असेट्स में, जो भी पार्टनरशिप में पड़ी हुई है फर्म में असेट। एक सूट फॉर द गुड सोल्ड एंड डिलीवर वुड नॉट लाई अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर, वो केस नहीं कर सकता गुड्स को सोल्ड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, वुड नॉट लाई अगेंस्ट द, दिस इज बिकॉज, क्योंकि उस वक्त कोई लायबिलिटी नहीं थी जब पार्टनर जिंदा था, जब तो गुड्स केवल ऑर्डर किए थे, वो अपनी लायबिलिटी के लिए बेटा केस कर सकता है फर्म के बचे कुछ पार्टनर पर, या फर्म के हाथ में जो असेट है उन असेट्स में से ले सकता है, पर जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसकी प्रॉपर्टी में से नहीं ले सकता। बेटा वेरी लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म। चलिए माइनर वाला भी मैं बता ही देता हूँ आपको, अच्छा रहेगा, थोड़ा कर ही लीजिए माइनर को। माइनर एज अ पार्टनर, बेटा मैंने बताया था कि माइनर फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, पर माइनर बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, सेक्शन 30 ने इजाज़त दे रखी है। माइनर कैन नॉट बी अ प्रोमिसर, पर माइनर प्रोमिस ही हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिट के लिए बन सकता है, लॉस हुए तो माइनर जिम्मेवार नहीं है, पर प्रॉफिट हुए तो माइनर भी इक्वली ले सकता है। ऑल्सो देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप ऑफ माइनर, माइनर सारे मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकते। माइनर की पोजीशन बेटा दो हेड में समझते हैं। नंबर 1 पोजीशन बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी,
माइनर ने अगर मेजॉरिटी अटेन नहीं करी तो क्या पोजीशन है, और दूसरी पोजीशन माइनर ने अटेन कर ली मेजॉरिटी तो क्या है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, राइट, माइनर के पास फर्म की प्रॉपर्टी में राइट है बेटा, क्योंकि माइनर ले तो सकता है ना, दे नहीं सकता जब तक माइनर है बेटा, प्रॉफिटों में हिस्सा है उसका। दूसरा पॉइंट अगर देखिए एक बार, ही हैज़ ऑल्सो राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट, वो किताबें चेक कर सकता है, कॉपी ले सकता है, पर फर्म की बुक्स नहीं ले सकता बेटा, अकाउंट्स देख सकता है, देखो अंडरलाइन कर लेना अकाउंट्स, पर बुक्स ऑफ द फर्म नहीं, P&L बैलेंस शीट नहीं, केवल अकाउंट्स, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट एक्सेस कर सकता है बेटा। तीसरा, ही इज़ नॉट गिवन द ड्यू शेयर, अगर उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहे तो माइनर कलेश भी कर सकता है अपने शेयर के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में हिस्सा मांग सकता है, बट ही कैन डू ओनली, पर वो कब कर सकता है ये वाला काम, कलेश तभी कर सकता है जब वो फर्म से अलग होना चाहता है। अगर फर्म के साथ रहना चाहता है तो अभी कलेश नहीं कर सकता, अभी तो उसे अपने दिन गुजारने पड़ेंगे, पर अब उसने ठान लिया मैं तो अलग हो रहा हूँ तो वो कलेश भी कर सकता है, मेरे हिस्से दीजिए। और चौथा बेटा सेकंड, लाइबिलिटी, माइनर की लाइबिलिटी बेटा वहीं तक है जहाँ तक उसके प्रॉफिट में शेयर है, क्योंकि माइनर कभी पर्सनल लाइबल नहीं होता, प्राइवेट स्टेट लाइबल नहीं होती माइनर की, पता ही है आपको। लास्ट में आता है पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, बेटा मेजॉरिटी अटेन करने के बाद माइनर की क्या क्या लाइबिलिटी है। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, माइनर पार्टनर हैज़ टू डिसाइड, 6 महीने के अंदर अंदर माइनर को डिसाइड करना पड़ेगा वो फर्म में रहना चाहता है, लीव करना चाहता है। विद इन दिस पीरियड उसको एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा बेटा, 6 महीने, अगर माइनर का 18वां जन्मदिन आ गया, अब माइनर को डिसाइड करना वो फर्म में रहना चाहता है एज अ पार्टनर, बड़े पार्टनर की तरह, या छोड़ना चाहता है। तो बेटा अगर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, यू शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस टू बिकम क्या बेटा, क्या करेंगे कि माइनर ही बिकम पर्सनली, देखिए जरा ध्यान, तो वो बनना चाहता है पार्टनर या नहीं रहना चाहता है। इफ़ ही फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो मान लिया जाएगा पार्टनर 6 महीने के बाद भी, उसे 6 महीने में डिसाइड करके बताना है, उसे 6 महीने में डिसाइड करके बताना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर उसने नहीं दिया कोई पब्लिक नोटिस तो 6 महीने बाद वो मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है। वेयर ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, अगर उसने चुन ही लिया मैं पार्टनर बनना हूँ तो बेटा वो पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए, सारे एक्ट के लिए, फॉर्म के लिए। कब से? शुरू से ही हो, क्योंकि वो पार्टनर तो पहले भी था, जब वो बेनिफिट से ऐड हुआ था ना एज अ माइनर, तब से अपने काम के लिए सबके लिए लायबल हो जाएगा वो फर्म के काम के लिए। नंबर 2, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज द शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल एज अ माइनर पार्टनर। उसकी जो प्रॉपर्टी है फर्म में एंड प्रॉफिट है जो फर्म में, बेटा शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज द शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल एज अ माइनर, बेटा उनमें तो वो तब भी माइनर की तरह भी ले सकता था अपने शेयर, अब भी ले सकता है। लास्ट में बेटा क्या आता है, वेयर ही इलेक्ट, वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो बेटा उसके राइट एंड लाइबिलिटी एज अ माइनर वाले ही रहेंगे जब तक नोटिस नहीं दे देता, और उसका शेयर लायबल नहीं होगा फर्म के किसी काम के लिए उसके नोटिस के देने के बाद, क्योंकि वो तो बनना नहीं चाहता पार्टनर। और लास्ट में बेटा वो स्यू कर सकता है, पार्टनर को केस कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने प्रॉफिटों के लिए, एज अ माइनर। एज अ माइनर भी माइनर ले तो सकता है ना, माइनर को देना नहीं था, ले तो सकता है। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट समाप्त हो गया, एक बार आप पढ़िएगा, बहुत कम समय लगा है इस चैप्टर को। एक बार देखिए MCQ क्वेश्चंस है बेटा इसमें, अगर आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन MCQs है, MCQ 15, और इन्हें करना है आपने 10 मिनट्स में, राइट। 15 MCQ कितने मिनट्स में करने हैं आपने? 10 मिनट्स में। आफ्टर दैट आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, ट्रू फॉल्स हैं आपके टोटल 7 ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स के, 14 मार्क्स के, ये आपको करने हैं बेटा 15 मिनट्स में, सॉरी 15 नहीं, ये आप कर लो, आप कर सकते हो इन्हें 30 मिनट्स में कर लीजिए, 30 मिनट्स। लास्ट में आता है बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, 8 × 5 40 मार्क्स। इनको आप करेंगे बेटा आप 1 आवर 15 मिनट्स, राइट, 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स में आप इन्हें भी कर लेंगे, क्लियर। और नोट्स के लिए टाइम है आपके पास, नोट्स के लिए टाइम है, हाँ नहीं, नोट्स के लिए टाइम लो आप 90 मिनट्स, ठीक है, 90 मिनट्स।
तो बेटा ये असाइनमेंट पूरा करिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप कोशिश करेंगे तो पूरा आपको क्लैरिटी वैसे भी होगी। देखिए पूरा लेक्चर जो हमारा हुआ है, देखिए समझने की कोशिश, मैंने आपको प्रॉमिस किया विद इन 1 आवर मैं आपको ये ख़त्म कराऊंगा। 1 घंटे में मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है। आप इसे ध्यान से समझिएगा, पूरा पढ़िएगा, फिर भी कोई डाउट होता है मेरे से पूछिएगा, टाइम लगाइएगा इस पर। बहुत ईजी चैप्टर है, राइट, बहुत ईजी चैप्टर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।